Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about an elevated corridor being constructed at Kaziranga National Park. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए करंट न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए नियर काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ये एलिवेटेड कॉरिडोर जब बन जाएगा तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। इट विल बी अबाउट 34.5 किलोमीटर लॉन्ग। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो व्हीकुलर ट्रैफिक्स होते हैं उन कारण से एनिमल्स जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के उनका गाड़ियों के साथ कोलिजन कम होगा, जिससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, प्लस एनिमल्स की डेथ बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रैफिक वो भी रिड्यूस होगा। होता क्या है कि देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क के सदर्न बाउंड्री को अगर आप देखो, ये जैसे मान लीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क है मेनली अराउंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो उसके जो सदर्न बाउंड्री को अगर आप देखो वहां से एक हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 37। पुरानी नंबरिंग के हिसाब से अगर हाईवेज को देखा जाए तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 37। न्यू नंबरिंग के हिसाब से इट इज नेशनल हाईवे नंबर 715। ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है तेजपुर को विथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम टिल गुवाहाटी। अब ये जो हाईवे है इस कारण से आप कह सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क का जो सदर्न बाउंड्री है वो नेचुरल बाउंड्री नहीं है, इकोलॉजिकल बाउंड्री नहीं है, इट इज अ ह्यूमन डिफाइंड बाउंड्री। इट्स अ ह्यूमन डिफाइंड बाउंड्री। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, उसके दूसरे साइड में बीच में हाईवे हुआ, इसके दूसरे साइड में है कार्बी एंगलोंग हिल्स। काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एंगलोंग हिल्स दोनों का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन ऑर्डर टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ इन काजीरंगा नेशनल पार्क। होता क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली प्लेन एरियाज में है। यहाँ पे जब फ्लड आता है, देखिए जब भी मॉनसून सीजन स्टार्ट होगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो फिर फ्लड लाता है। तो जब भी काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आएगा, जो हर साल लगभग आता ही है, तो ये प्लेन एरिया से जो एनिमल्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, एलिफेंट्स, राइनोस, डियर, ये माइग्रेट करके कार्बी एंगलोंग हिल्स पे चले जाते हैं ड्यूरिंग द फ्लड टाइम। वापस से जब फ्लड रिसीड कर जाता है तो ये जो एनिमल्स हैं कार्बी एंगलोंग हिल से रिटर्न करते हैं टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये आपने देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एंगलोंग हिल्स दोनों टुगेदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। अब बीच में है नेशनल हाईवे नंबर 37, अब नेशनल हाईवे नंबर 715। अब इस हाईवे पे फ्लड सीजन में जब मॉनसून आता है, उसके बाद जब फ्लडिंग होती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो फिर इस हाईवे पे एनिमल्स के कोलिजन विद कार के केसेस बढ़ जाते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ जाते हैं। उसी को रिड्यूस करने के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 34.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पे। और जब एक बार ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल जो मूवमेंट है वो तो इस कॉरिडोर के थ्रू ऊपर ऊपर से हो जाएगा, नीचे से आराम से एनिमल्स जो है वो माइग्रेट कर पाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क से कार्बी एंगलोंग हिल्स पे एंड वापस आ पाएंगे once the flood has receded. So this elevated corridor is expected to reduce human wildlife conflict. It will ensure ecological connectivity between Kaziranga National Park and Karbi Anglong Hills, and it is a good example of eco-sensitive infrastructure planning. Infrastructure planning करनी है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन at the same time we have to remain sensitive with respect to ecological protection. ये उसका बढ़िया एग्जाम्पल है। इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 10 years of स्टार्टअप इंडिया स्कीम। 10 years of स्टार्टअप इंडिया स्कीम।
इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम या स्टार्टअप इंडिया स्कीम भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 में लॉन्च किया था। तो इसके अभी 10 साल पूरे हुए। 16 जनवरी को हमारे देश में नेशनल स्टार्टअप डे की तरह भी देखा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स हैं, नए नए बिजनेसेस विथ इनोवेटिव आइडियाज, उनको कहा जाता है स्टार्टअप्स। उनको अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे उनको टैक्स में एग्जेम्पशंस देती है, छूट देती है। कॉम्प्लायंसेस, अलग अलग जो बिजनेस रिलेटेड कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने होते हैं बिजनेसेस को इन ऑर्डर टू रन या स्टार्ट देयर बिजनेस, उसमें सिंप्लीफिकेशन ला दिया गया है, ताकि जो बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंटिटीज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको अननेसेसरी गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के लिए हैरास ना होना पड़े। बहुत बार गवर्नमेंट जो है उनको सीड फंडिंग यानी कि इनिशियल फंडिंग सपोर्ट भी देती है। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो उनको मेंटरशिप सपोर्ट कर देती हैं, प्रोवाइड करती हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स को। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत टू सपोर्ट स्टार्टअप कल्चर इन आवर कंट्री। क्योंकि स्टार्टअप जितने होंगे उससे उतने ही ज़्यादा हमारे देश के अंदर जॉब क्रिएशंस होंगे। उसके अलावा सरकार के लिए टैक्स रिसीट बढ़ेगा और एक देश की इकोनॉमी में वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो सकता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टार्टअप्स। स्टार्टअप कल्चर से देश के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बन जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप डेटा देखें तो आपको समझ आएगा कि इंडिया हैज इमर्ज नाउ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट होने से पहले भारत में लगभग 4 यूनिकॉर्न बिजनेसेस थे बस, और 500 के आसपास स्टार्टअप्स थे बस। In 2014, India had only about 500 startups and 4 unicorn businesses. लेकिन अब 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 125 से भी ज्यादा एक्टिव यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और दो स्टार्टअप्स जिन कंपनी का वैल्यूएशन, जिनकी वैल्यू 1 बिलियन US डॉलर या उससे ज्यादा हो गई है, एंड दे आर स्टिल नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि उनका अभी IPO नहीं हुआ है और उनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है, ऐसी कंपनियों को कहा जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 125 से भी ज्यादा हो चुकी है। अब करंट न्यूज ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 10 साल पूरे हुए हैं। इस ओकेजन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि स्टार्टअप बिजनेस के जो ओनर्स हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं, उन तमाम लोगों को एड्रेस किया है। तो ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली द स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स। उन्होंने हाईलाइट किया कि भारत के अंदर लोगों की अब टेंडेंसी बदल रही है। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड कि अब भारत के अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट सोशली एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमी इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटल माइंडसेट, समाज जिस तरीके से सोचता है वैसे ही इकोनॉमी प्रभावित होती है, वो स्टार्टअप कल्चर में भी देखने को मिल रहा है। अब समाज के अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, स्टार्टअप लेना, स्टार्टअप को लाना, it is now socially accepted, which was earlier considered stigma. Now there is a shift, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, फ्रॉम जॉब सीकिंग माइंडसेट टू जॉब क्रिएटिंग माइंडसेट। इसी दौरान पीएम मोदी ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात की जो भारत सरकार लेकर के आई है इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। ऑन दिस 10th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेस कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया के पार्टिसिपेंट्स को। वहां पे उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स की बात की है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। पहला है GEM पोर्टल के बारे में। GEM पोर्टल के बारे में हमने 8-10 दिन पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि कैसे GEM पोर्टल की मदद से भारत सरकार अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना होता है तो वहां से करती है। इससे प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, प्लस स्टार्टअप्स को भी फायदा मिलता है। दे गेट लेवल प्लेइंग फील्ड, दे गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सप्लाइंग द ऑफिस या अदर सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो GEM पोर्टल जो है
वो स्टार्टअप्स को भी मदद करता है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाता है। इस कारण से करप्शन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। तो जीईएम पोर्टल वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल, तो उसको हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं देख रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसकी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो है आईडेक्स इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप्स इन डिफेंस सेक्टर। तो IDEX initiative is mainly for defense sector. IDEX stands for Innovation for Defense Excellence. It has been brought by Ministry of Defense of Government of India. इसके अंतर्गत जो डिफेंस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको भारत सरकार सपोर्ट करती है ताकि हमारे देश के अंदर इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो। इसमें डिफेंस के अंदर काम कर रहे स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। यानी कोई नई डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक मॉडल अगर डेवलप करना है तो उसके लिए किसी भी स्टार्टअप को लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है कि वो नया मॉडल डेवलप करके दिखाए। अगर वो मॉडल एक्सेप्टेड होता है तो फिर उसके आगे भी सरकार फंडिंग सपोर्ट दे सकती है स्टार्टअप्स को। तो आईडेक्स इनिशिएटिव ऑल्सो हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। आईडेक्स इनिशिएटिव के कारण भारत के अंदर अब डिफेंस सेक्टर जो पहले मेनली उसमें काम करती थी DRDO, जो भारत सरकार की डिफेंस रिलेटेड एजेंसी है, अब उस सेक्टर में कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी आ रही हैं, स्टार्टअप्स भी अब डिफेंस सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कारण से भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहा है। इंडिया जो पहले हेविली रिलाई करता था ऑन डिफेंस इंपोर्ट, अब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ हद तक अब डोमेस्टिक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ आईडेक्स प्लेटफॉर्म। आईडेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओवरऑल इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा भारत में हो, ये क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस पर एक सिंपल सा ये मेंस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इसमें पॉइंट जो आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए, अगर हम इंडिजिनाइजेशन करेंगे यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा देश में करेंगे तो उससे हमारा इकोनॉमिक ड्रेन नहीं होगा, भारत से रिसोर्स विदेशों में नहीं जाएगा क्योंकि हम बहुत सारा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरबिया और भारत ये दो देश जो हैं वो टॉप डिफेंस इंपोर्टर हैं। जनरली कभी सऊदी अरबिया आगे रहता है, कभी भारत भी आगे रहता है। तो हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा अभी डिफेंस इंपोर्टर कंट्री हैं। वो इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी तो इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली दोनों पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल रहेगा भारत के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Next topic is about Voyager 1 mission, which is now one light day away. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 1977 में 2 मिशन भेजे थे, वोयाजर मिशन 1 एंड 2। इस पर्सपेक्टिव से आपको याद ये रखना है कि वोयाजर 2 पहले भेजा गया, वोयाजर 1 1-2 महीने बाद में भेजा गया। वोयाजर 2 was sent in perhaps month of May 1977 and Voyager 1 was sent in the month of September, क्योंकि दोनों की अलग अलग ट्रैजेक्टरी रखी जानी थी। तो जिस हिसाब से जैसे अब Voyager 1 को भेजा जाना था अराउंड सैटर्न एंड जुपिटर, तो जब उनको सही विंडो मिला नासा को तो उस हिसाब से Voyager 1 को लॉन्च किया। उसके पहले सही विंडो मिल गया उनको Voyager 2 के लिए, तो Voyager 2 was launched before 1। दोनों का मकसद था, जैसे Voyager 2 की अगर बात करें तो इसका मकसद था यूरेनस और नेपट्यून के आसपास में जो मून्स हैं या जो फ्लाई बाई ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके आसपास से गुजरते हैं उनको स्टडी करना। Voyager 1 का मकसद था सैटर्न और जुपिटर को स्टडी करना। तो दोनों की अलग अलग ट्रैजेक्टरी थी, प्लानिंग पहले हो गई थी कि इसको Voyager 1 कहा जाएगा, इसको 2 कहा जाएगा। Voyager 2 के लिए विंडो पहले मिल गया, यानी कि सही मौका पहले आ गया। देखिए, कोई भी मिशन जब भेजा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि अर्थ, सन और जिस प्लैनेट को प्रोब करने के लिए वो मिशन भेजा जा रहा है उन सब की रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है। एक सही रिलेटिव पोजीशनिंग के बाद ही उस मिशन को लॉन्च किया जाता है। तो Voyager 2 का वो जो रिलेटिव पोजीशनिंग, कंड्यूसिव रिलेटिव पोजीशनिंग वो पहले मिल गया। द विंडो वाज अवेलेबल फर्स्ट एंड दैट इज व्हाई Voyager 2 वाज फर्स्ट सेंट एंड Voyager 1 वाज सेंट लेटर। दोनों का मकसद आप समझ रहे हैं, दूर के जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करना, साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करना, एक्सप्लोर करना, एंड अल्टीमेटली इनका लक्ष्य है टू रीच
इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मींस द स्पेस बिटवीन टू स्टार्स। तो हमारे सन एक तरीके का एक स्टार ही है, उसके इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से बाहर निकल करके दूसरे स्टार्स के आप कह सकते हैं सिस्टम, ग्रेविटेशनल एंड उनके जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसके अंदर जाना। दैट इज द गोल ऑफ वोयाजर मिशंस। सो द गोल ऑफ वोयाजर मिशन इज टू स्टडी दीज far planets and ultimately reach interstellar areas, interstellar space that exists between two stars. अब करंट न्यूज ये है कि वोयाजर 1, वो वैसे भी इट वाज द वोयाजर 1 की अगर बात करें तो इट हैड ऑलरेडी बिकम द मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ से भेजा जाने वाला सबसे दूर कोई ऑब्जेक्ट अभी तक पहुंचा है तो वो है वोयाजर 1। अब करंट न्यूज ये है कि वोयाजर 1 हैज रीच्ड 1 लाइट डे डिस्टेंस अवे फ्रॉम अर्थ। 1 लाइट डे का सिंपल सा मतलब ये है कि लाइट जितना डिस्टेंस एक दिन में कवर कर सकता है उतना डिस्टेंस वोयाजर 1 ने कवर कर लिया है। लाइट की स्पीड अगर आप सोचें 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। पर सेकेंड इतना डिस्टेंस वो कवर करता है, 3 × 10⁸ पूरे एक दिन में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वोयाजर 1 मिशन ने। इट वाज ऑलरेडी द मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ एंड नाउ इट हैज कवर्ड 1 लाइट डे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। टॉपिक के बेसिस पे ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज का एक सिंपल सा टॉपिक और ले लेते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मियावाकी मेथड। इसके ऊपर एक आर्टिकल आया मियावाकी मेथड, तो देख लेते हैं क्या होता है मियावाकी मेथड। देखिए, मियावाकी मेथड हैज बीन डेवलप्ड बाय अ जापानीज बोटैनिस्ट अकीरा मियावाकी। इसके मदद से हम लोग ये मेथड के हिसाब से अगर हम ट्री प्लांटेशन करें इन प्रॉपर स्पेसेस, यानी कि स्पेसेस का ठीक से ध्यान दें, उनको सही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, तो ट्रीज कैन ग्रो 10 टाइम्स फास्टर एंड दे कैन बिकम 30 टाइम्स डेंसर देन यूजुअल। तो ये अकीरा मियावाकी जी, जापान के बोटानिस्ट, इन्होंने ढूंढ निकाला था ऐसा तरीका जिसकी मदद से अगर ट्रीज को प्लांट करते वक्त उनकी स्पेसिंग सही रखी गई, न्यूट्रिएंट सही दिया गया, तो उनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो सकता है और इसकी मदद से अर्बन एरियाज में भी ग्रीन बेल्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो वही है इस आर्टिकल का मेन हेडिंग कि जापानीज मेथड, अकीरा मियावाकी मेथड कैन ग्रो फॉरेस्ट इनसाइड सिटीज इन जस्ट फ्यू ईयर्स। ट्रीज को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने में बहुत समय नहीं लगेगा अगर उनकी प्रॉपर प्लानिंग की गई और इस मेथड का इस्तेमाल किया गया। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉइल टेक्सचर और बायोमास के हिसाब से ट्रीज का पहले सिलेक्शन करना है और फिर उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना है कि सबको अच्छे से सनलाइट मिले और सॉइल से अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। द ग्रोथ रेट कैन बी वेरी वेरी फास्ट। दैट इज अकीरा मियावाकी मेथड। इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स डायरेक्टली, इस तरीके का सवाल आ सकता है। मेंस में कहीं आप अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग पे आंसर लिख रहे हो तो वहां पे कहीं पासिंग रेफरेंस में आप अकीरा मियावाकी मेथड का जिक्र कर सकते हैं। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर एक एक करके देख लेते हैं। यू सी, आर्टिकल 21 से संबंधित जो क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 which guarantees right to life and personal liberty has been interpreted to include rights of animals as well. That is true. But the Constitution of India has explicitly listed animal rights under fundamental duties. ये गलत हो जाता है because of word explicitly. So correct answer will be option A, one only. Pax Silica Initiative, US led strategic initiative है, building a secure innovation driven silicon advanced technology supply chain. That is true. But India has not been a founding member. India has been now recently added. So again, second statement is wrong. First statement is correct. Co-location unit provide space, power and cooling for servers but do not offer network connectivity. First statement ही wrong हो जाता है. Network connectivity provide करता है. Businesses can rent co-location unit to avoid building and maintain their own data center. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इससे हमें ऑप्शन में हम आ जाते हैं बी एंड डी पे, राइट। तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट है ही। नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन 3 एंड 4। Co-location facility generally offer high level of physical security and redundancy to ensure uptime. ठीक है,
Co-location services are typically used by small businesses. This is wrong. This is typically used by large businesses. So correct answer will be option B, 2 and 3 only. BSL-4 handle extremely dangerous and life-threatening pathogen. That is true. And National Institute of Virology, Pune is India's first BSL-4 lab. That is also true. The correct answer will be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.